तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, ये केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 5 वो है। आपकी एग्जाम जो है 29 तारीख को होने वाली है। टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना बस पढ़ते रहना है। सर एक हैं वो आपको बता रहे हैं, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक बराबर आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, बराबर आपको हर एक वीडियो को देखना है, ठीक है। अभी तक आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद जो अगला लेक्चर को मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। हाँ, एक और विशेष बात, देखिए दोस्तों, आपको अगर किसी वीडियो से कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, डाउट्स आ रहे हैं, तो यार कमेंट कीजिए। आप सबों के लिए ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सबों के लिए ही ना सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग डाउट बताओ, बताने से कतराओ मत, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट करोगे तो हमको पता चलेगा कि आपको किस में दिक्कत आ रही है, तब उस पर मैं फोकस करूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो बस ये कमेंट डाउन आप लोग कर लेना है, ठीक है। और ये सर जो है बहुत अच्छे तरीके से बता रही है। सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी इसके बाद सेट 3 आएगा, फिर आपका और मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो कंजर्वेशन है सब कुछ पर वीडियो आएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है कन्वर्जन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, हम फिर आ गए हैं केमिस्ट्री का कुछ ओएमआर क्वेश्चंस लेके। पहले तुम लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है यूट्यूब का, और वहाँ 4 केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड हो गया है, तो उसको देखना है। एक भी वीडियो तुम मिस करोगे तो मान लो तुम 5-10 मार्क मिस कर रहे हो, तो एक भी नंबर मिस नहीं करना है, आराम से करना है। सब देखते जाओ, एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है तुमसे। तो आओ देखते हैं कुछ वो MCQs देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन तुम्हारा निकल के आ रहा है वो है, ड्यू टू स्कोटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डेंसिटी पे क्या डिफेक्ट पकाता है ये? कौन? स्कोटकी डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकलिन डिफेक्ट तुम सॉलिड स्टेट में पढ़ते होगे। तो स्कोटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि वहाँ एक एटम रहता है, वेनिस हो जाता है। तो जब एक एटम वेनिस हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा? तो डेंसिटी डिक्रीज ना करेगा। जब तुम्हारा ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट देगा तब तुम्हारा होगा सेम रहेगा डेंसिटी। जब तुम्हारा स्कोटकी डिफेक्ट बताएगा वहाँ क्या होगा? डेंसिटी तुम्हारा डिक्रीज करेगा। फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आता है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक फ्रैक्शन। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है तुम्हारा? देखो, बॉडी सेंटर में तुम्हारा जो क्यूब रहेगा, तो क्यूब में देखो बॉडी में एक रहता है, तो उसको तुम्हारा 8 कोने से एक एक मिलेगा। तो तुम्हारा कितना होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। अगर तुमको पूछेगा कि FCC में कितना होता है, फेस सेंटर पूछा या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पूछ दिया, तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा 12। कितना होगा? 12। FCC या HCB पूछा तो उसमें 12 होगा, लेकिन तुम्हारा बॉडी सेंटर में BCC में 8 ही होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलर। 0.2 मोलर मतलब मोलारिटी दे दिया। यहाँ तुमको नॉर्मलिटी पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड मतलब मान लो उसका एग्जाम्पल H2SO4 ले लेंगे हम। तो डाइबेसिक एसिड का H2SO4 है। तो अभी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है मोलिकुलर मास ऑफ वो एसिड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा हो जाएगा मोलारिटी। मोलारिटी दिया हुआ है तुमको 0.2। तुमको निकालना है क्या क्या? तुमको निकालना है मोलर मास, निकालना है इक्विवेलेंट मास, निकालना है। H2SO4 का मोलर मास कितना है? 98 ग्राम होता है। तो तुम्हारा 98 ग्राम होगा H2SO4 का मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास जो होता है तुम्हारा मोलर मास डिवाइड बाय जितना वो H प्लस दे सकता है। H2SO4 मतलब H2 है ना, 2 H प्लस दे सकता है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 49 आ जाएगा। फिर तुमको फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था तुम्हारा? मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, मतलब तुम्हारा 98 डिवाइड बाय 49 इंटू तुम्हारा कितना हुआ? मोलारिटी कितना हुआ? मोलारिटी 0.2 दिया हुआ है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.4n। तो 0.4n ही है तुम्हारा आंसर। 0.4 नॉर्मलिटी सॉल्व हो गया तुम्हारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन ए बाइनरी सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन 0.2 दिया हुआ है। एक मोल, वह एक कंपोनेंट का दिया हुआ कितना? 0.2। तो वो पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, और उससे दूसरा वाला का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो तुम्हारा ये फॉर्मूला जान लो कि XA + XB = 1 होता है। तो तुम्हारा XA दिया हुआ है 0.25,
एक्स बी निकालना है 0.25 प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी इक्वल्स टू तुम्हारा कितना निकल के आएगा 0.75 ना निकल के आएगा। तो यही ना आंसर है। तुमको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तुम कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में भर दो कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है तुम लोगों को। अगर समझने में कुछ दिक्कत आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बोलो हम सुधारेंगे उसको, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहे हैं, देखो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और फास्ट ऑर्डर का क्या होता है, फास्ट ऑर्डर अगर पूछेगा तो सेकंड इनवर्स होता है फास्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इन गिवन बिलो। मोलिकुलरिटी क्या होता है, देखो मोलिकुलरिटी जो होता है तुम्हारा कितने मोलिकुल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो तुम्हारा कितना मोलिकुल रिएक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, H2 कर रहा है, I2 कर रहा है, 2 मोलिकुल कर रहा है ना। तो मोलिकुलरिटी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितना मोलिकुल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, ऑर्डर अलग चीज़ होता है। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस है, तो तुम्हारा मोलिकुलरिटी यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6 गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है द चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज रहता है। ये तो सब लोगों को तुम लोगों को पता ही होगा, 96,500 कूलम ही रहता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना ही रहता है ना, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस तुम्हारा क्या होता है, कप्पा होता है ना, के होता है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तुम्हारा कप्पा होता है। कप्पा का क्या होता है यूनिट, तो तुम्हारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर होता है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर होता है। तो ओम इनवर्स को तुम लोग मोह भी लिख सकते हो, ठीक, MHO भी लिख सकते हो और साइमन भी लिखा जा सकता है। तो देखो तुम लोगों का तो अभी 3 हो सकता है, या तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर करो और मो इनवर्स सेंटीमीटर इन्वर्स करो, मो इन्वर्स नहीं होगा, मो सेंटीमीटर इन्वर्स करो, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स करो, या तो मो सेंटीमीटर इन्वर्स करो, या तो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स करो। देखो साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स भी होगा तुम्हारा, सी जो है मो सेंटीमीटर ये भी होगा, यहाँ दिया हुआ है बोथ, तो बोथ बी एंड सी हो सकता है। अगर तुमको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी दिया होता तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो 8 नंबर का हो गया सॉल्व। फिर 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर का दिया टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व है। टिंडल इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होता है, तो टिंडल इफेक्ट जो है तुम्हारा लायोफोबिक में कोलाइड्स में ऑब्जर्व होता है, लायोफिलिक में नहीं, इसमें नहीं, ध्यान देना है, लायोफिलिक नहीं, लायोफोबिक आराम से करना है। ऐसे क्वेश्चन को लायोफोबिक में ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 11th क्वेश्चन नंबर 10th द डिवाइस ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डिवाइस तुम्हारा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर यही उल्टा देता तुम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, तो तुम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल लेते, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो तुम्हारा बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइड किसका ओर है तुम लोगों को पता है सब लोग, एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइड। तो सिनेबार किसके ओर है, 12 नंबर क्वेश्चन। सिनेबार जो है तुम्हारा मर्क्यूरी का ओर है, Hg का ओर, तुम्हारा HgS होता है सिनेबार, तो मर्क्यूरी का ओर है Hg हो जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैंग प्लस फॉक्स, वो जो गैंग प्लस फ्लक्स होता है तो वो तुम्हारा स्लैग हो जाएगा, ठीक है, स्लैग है। फिर तुम्हारे क्वेश्चन नंबर आते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला इज गिवन बाय, स्पिन ओनली किसमें से निकालते हो तुम, मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली n×n+2 का रूट ओवर जो होता है वही होता है तुम्हारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम इन, किसमें मैक्सिमम होगा, देखो तुम्हारा कॉपर जो प्लस है यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, D10 रहता है। D10 मतलब D का पूरा फुल रहता है तो वहाँ पेयर रहता है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब देखते हैं तुम्हारा Fe2+ में कितना रहता है, D में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो D में 6 अगर है तुम फील करोगे तो देखो 1 2 3 4 5
6, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, तो D2 में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और स्कैंडियम 3+ में तुम्हारा D0 होता है, जिंक 2+ में भी D0 होता है। तो तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, मैक्सिमम किस में है, तो आयरन में, Fe2+ में 4 है, तो 4 ही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर, तो तुम्हारा ये है डी ट्रांजिशन इज ट्रांजिशन ऑन मेटल कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल। डी ट्रांजिशन जो है वो किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखो तुम्हारा एक तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटलिस्ट के तरह भी यूज होता है। तुम लोग देखोगे तो ऑर्गेनिक में PDBSO4 जो बताया था मैं, PD यूज होता है। PD एक ट्रांजिशन मेटल है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी भी होता है और कॉलर भी शो करते हैं, तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होता है। पैरामैग्नेटिक तुम्हारा जहाँ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा वहाँ पैरामैग्नेटिक होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा वहाँ डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो Ti4+ में देखोगे तो तुम D0 आएगा। ठीक है, D0 है Ti4+ में। और Fe2+ में क्या होगा तुम्हारा, D6 से। तो Fe2+ में पिछले क्वेश्चन में देखे ना हम लोग कि Fe2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो सकता है एक तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। तो तुम्हारा स्कैंडियम 3+ भी देखे कि इसमें D0 रहता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और जिंक 2+ का भी D10 रहता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है, Fe2+। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O7 2-। देखो तो अब तुमको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, Cr का निकालना है तो x लोगे उसको, तो 2x लोगे, फिर तुमको करना है कितना, 7 × -2 इक्वल टू टोटल में तुम्हारा कितना है, टोटल में है -2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा तुम लोगों को, x = +6 मिल जाएगा। ठीक है, तो x = +6 जो है तुम्हारा आंसर ही +6 ही होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, देखो +6 ही हो जाएगा। फिर दी ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल Cu का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो, ये भी वही पूछा है। देखो कॉपर जो है उसे x लेना है। ठीक है, कॉपर को x लेना है, फिर NH2 नहीं देता है इलेक्ट्रॉन तो 0 लेना है। SO4 2 देता है, तो -2 = टोटल में 0, तो x = तुम्हारा निकल के आएगा कितना, +2। तो +2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 20 आ रहा है क्या, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COEN2Cl2+। देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा है, तो कितने के साथ बॉन्ड क्या है वही पूछ रहा है कि। तो तुम्हारा देखो तुम्हारा EN जो है, EN तुम्हारा एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो वो दो साइड से 2 नाइट्रोजन, EN में 2 नाइट्रोजन होता है, तो वो दोनों तुम्हारा मेटल को देते हैं। तो एक EN 2 देता है, तो 2 EN कितना देगा, 4 देगा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 2 EN 2 Cl है वो 2 बनाएगा, तो टोटल मिला के कितना होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ प्लस की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ प्लस दे दिया है, ठीक है, तभी तो 6 ही होगा। तो तुम्हारा द शेप ऑफ I3- इज, I3- का शेप क्या होगा। देखो मैं तुम लोगों को पूरा शेप ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में पूरा बताया हूँ, वो वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें से तुमको समझ में आ जाएगा कैसा क्या चीज़ करना है। तो तभी बता दे रहा हूँ यहाँ कैसे क्या करना है। तो I3- जो है तुम्हारा, तुमको प्रोसीजर में सिखाया था कि तुम्हारा I होगा एक सेंट्रल मेटल, तो I का बाहर में कितना रहता है, 7 रहता है ना, और 2 I जो मोनोवेलेंट हो गया तुम्हारा, तो वो 7 2 9, और एक तुम्हारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव को जोड़ने के लिए बोला गया था, तो 1, तो टोटल 10 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा, तो तुम्हारा स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा। बॉन्ड क्या है, 2, तो 3 तुम्हारा लोन पेयर रहेगा, 2 बॉन्ड पेयर रह रहा है, तो कैसे बनेगा तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर देख लो। तो I जो है I रहेगा, 2 बॉन्ड बनेगा, 3 लोन पेयर रहेगा, तो ये कौन शेप होगा वहाँ जाके देख लेना, पूरा डिटेल में बताया हूँ। तो ये लीनियर शेप हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा शेप हो जा रहा है, लीनियर शेप हो जा रहा है। आराम से समझो हर चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बताना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लीनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हारा क्या है,
HCHO मतलब तुम्हारा फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड जो है 4 H के साथ रिएक्ट करके ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये तुम्हारा मैं क्या बताया था, इसको भी डिटेल सोल्यूशन पूरा रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन बताया हुआ है, 2 वीडियो इसके ऊपर है, देख लेना, पूरा सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में बताया था ना तुमको, जो CO है हटा देना है, CH2 लगाना है। तो CH2HH तुम्हारा कितना हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, CH4 ही हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23, CH3OH SOCl2। देखो जब अल्कोहल होगा ना, OH है, OH तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल के साथ जब SOCl2 लगेगा, तुमको अल्कोहल का OH ग्रुप हटाना है, Cl जोड़ना है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3Cl, OH हटा के Cl जोड़ देना है, SOCl2 जब दिया होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 आता है। 24 क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, देखो CHCl3 प्लस Ag डस्ट। तो CHCl3 जो है Ag डस्ट के साथ जब तुम्हारा रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, देखो तो तुम्हारा CH, ये Cl 3Cl लगेगा और Ag बीच में रहेगा, फिर वहाँ से भी CH 3Cl ऐसे लगेगा। तो ये जो है 6Cl के साथ AgCl निकल जाएगा, तो 6 AgCl निकल जाएगा। फिर तुम्हारा अभी बच क्या रहा है, देखो जो बच रहा है अभी, यहाँ CH है, यहाँ CH है, तो कितना बॉन्ड गया तुम्हारा, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड लग जाएगा, तो 3 बॉन्ड लगेगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, C2H4 हो रहा है, C2H2 ही हो रहा है ना। तो C2H2 इसका आंसर सिंपल है, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। सब जितना भी वीडियो छोड़ा हुआ है देख लेना, सब में पूरा बारीकी से बताया गया है, एक एक चीज़ बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो रहा है, CH3Cl जो है Ki के साथ रिएक्ट करके CH3I और KCl दे रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है, इसका नाम तुम्हारा फिंकेल्स्टेन रिएक्शन है, इसका नाम फिंकेल्स्टेन रिएक्शन है। तो ठीक है, अभी 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे तुम्हारा क्या है कि CH3COOCH2 जब Na सोडियम और तुम्हारा C2H5OH के साथ रिएक्ट करेगा, वो प्रोडक्ट क्या देगा, वो प्रोडक्ट तुम्हारा इथाइल अल्कोहल देगा, ठीक है। फिर तुम्हारा CH3CH2OH जब हॉट कपर के साथ जब रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये जो अल्कोहल जब ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल जब हॉट कपर के साथ ऑक्सीडेशन होता है, तो वो क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। तो एल्डिहाइड यहाँ से देखो CH3CH2 तुम्हारा एल्डिहाइड है, तो अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड देगा, ठीक है। फिर तुम्हारे 28 क्वेश्चन नंबर, CH3NH2HNO2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, देखो तुमको बता रहे हैं ये चीज़ कि जब तुम्हारा CH3NH2 है, वो जब HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा, एक पहले डायजेनियम छोड़ देगा, तो डायजेनियम छोड़ देगा मतलब N2 प्लस देगा, फिर वो हाइड्रोलिसिस होके तुम्हारा अल्कोहल देगा। तो अल्कोहल जो है तुम्हारा CH3OH यही देगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा B ही बनेगा। 29 नंबर क्वेश्चन, तो 29 का है CH3CONH2। देखो ये तुमको मैं डिटेल वीडियो में बताया हुआ हूँ। ये जो 29 नंबर है, वो जब NH2 एसिड आमाइड है KOH और Br2 के साथ रिएक्ट करेगा और अमीन देगा विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन। ये कौन रिएक्शन है, ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ये बताया हुआ है, पूरा डिटेल में देख लेना वो वीडियो में। तो अभी क्वेश्चन नंबर 30, नाइलॉन 66 इज ए पॉलीमर ऑफ। नाइलॉन 66 किसका पॉलीमर है, नाइलॉन 66 जो है तुम्हारा हेक्सा मिथाइल डाइयामीन एंड डायपिक एसिड, ठीक है, ये बी ही होगा तुम्हारा। फिर डेक्रोन इज ए पॉलीमर ऑफ। डेक्रोन किसका पॉलीमर है, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थालिक एसिड, ये भी बी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 32 में पूछा हुआ है कि माल्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस क्या देता है। माल्टोज जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या देता है, ठीक है, तो तुम्हारा ग्लूकोज ही देता है, सिर्फ ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज ही देता है, यही आंसर है। फिर तुम्हारा 33 नंबर क्वेश्चन थी नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट इन DNA मोलिकुलर। नाइट्रोजन बेसेस जो DNA में प्रेजेंट रहता है कितने टाइप का रहता है, वो तुम्हारा 4 टाइप का रहता है। क्या क्या रहता है तुम्हारा,
एडेनाइन रहता है, थायामिन रहता है, साइटोसिन रहता है, ग्वानाइन रहता है। ये चार कहाँ है देखो, एक नंबर में ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थायामिन, सी फॉर तुम्हारा साइटोसिन एंड जी फॉर ग्वानाइन। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 34 का देखते हैं। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, तो कौन एंजाइम उसके ऊपर मतलब उसका प्रभाव रहता है, किस एंजाइम के द्वारा ये काम होता है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा, बी हो जाएगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, एंटी हिस्टामिन आर नोन एज। एंटी हिस्टामिन किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वो है एंटी एलर्जेटिक ड्रग्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटी एलर्जिक ड्रग्स। अभी OMR बता दिए हैं कुछ कुछ, और भी आगे वीडियो आएगा OMR के ऊपर, 3 नंबर 5 नंबर वाला सब एक एक छोड़ा जाएगा। लेकिन तुम लोगों को मिस नहीं करना है, एक भी वीडियो नहीं मिस करना है। एक भी वीडियो मिस करोगे तो तुम्हारा समझ लो मार्क कटना ही कटना है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से एकदम। ठीक है।